आपका लेसन 11 और लेसन 11 में अब तक हमने बात कर ली थी अल्कोहल की। नोमेनक्लेचर को सीख चुके, नामकरण को सीख चुके, निर्माण की विधियां यानी प्रिपरेशन मेथड पे बात हो चुकी। आज हम पढ़ेंगे अल्कोहल के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। और इसमें सबसे पहले आता है फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था। सबसे पहले यही बात करेंगे कि इनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है, हम इस पे बात करते हैं। तो देखिए बेटा, 11 कार्बन तक के अल्कोहल आपके यानी C1 से, C1 पे कौन आ जाता है, मैथिल अल्कोहल। तो मैथिल अल्कोहल से लेकर के 11 कार्बन तक के जो आपके अल्कोहल होते हैं ये सभी लिक्विड होते हैं यानी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ये सभी वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल का मतलब होते हैं वाष्पशील होते हैं, यानी गर्म करने पर इनकी भी क्या बन सकती है, वाष्प बन सकती है, और बिना गर्म किए भी बन सकती है वोलेटाइल लिक्विड का मतलब। तो याद रहे C1 से C11 तक के अल्कोहल वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं, जो गंधहीन होते हैं यानी इनमें कोई स्मेल नहीं होती। स्मेल की एक स्पेलिंग और होती है ऑड्यूर, तो ये ऑड्यूर लेस होते हैं, स्मेल लेस होते हैं, इनमें कोई स्मेल नहीं होती, मीन्स गंधहीन होते हैं। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको याद रहे अल्कोहल की कि क्या है, C11 तक के अल्कोहल गंधहीन वाष्पशील द्रव होते हैं, मीन्स C11 तक के अल्कोहल वोलेटाइल कलरलेस लिक्विड होते हैं। जबकि C12 से जो आपके अल्कोहल हैं 12 या इससे ज्यादा कार्बन वाले, 12 या इससे ज्यादा कार्बन वाले अल्कोहल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई इनकी फिजिकल। इस प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आपको नहीं पूछते, केवल लेबोरेटरी के पर्पज से याद रखिए कि लेबोरेटरी में आपको अल्कोहल का जो सैंपल मिलेगा, अल्कोहल का वो सैंपल कैसा होगा, एक कलरलेस लिक्विड होगा जिसमें कोई ऑड्यूर नहीं होगी, आएगी भी तो स्प्रिट जैसा होता है वैसी स्मेल आपको आनी है। तो क्योंकि एथिल अल्कोहल आपको लेबोरेटरी में देते हैं। अब देखिए दूसरी, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट में कह देता हूं BP एंड MP। BP आपका बॉइलिंग पॉइंट है तो लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट की बात हो जाएगी, और जो सॉलिड है ठोस अवस्था में उसके लिए काय की बात हो जाएगी, मेल्टिंग पॉइंट की बात हो जाएगी। तो बात करें सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की, तो ये कहता है कि जब हम अल्कोहल को सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करते हैं, हेलो एल्केन से कंपेयर करते हैं, तो इन हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन के कंपेयर में अल्कोहल के जो BP और MP होते हैं ये हायर होते हैं, इनसे ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट वाले हाइड्रोकार्बन और एल्किल हैलाइड के कंपेयर में अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, या कहो कि समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन और हेलो एल्केन की तुलना में इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अल्कोहल में एक बॉन्ड होता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड आप पढ़ेंगे इन सब के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो बॉन्ड्स पे डिपेंड करने वाले हैं। एक आपका हाइड्रोजन बंध या हाइड्रोजन बॉन्ड कह दीजिए, और दूसरा आपका वांडरवाल फोर्स। वांडरवाल बंध भी आया था 11th में आपके, तो ये वांडरवाल फोर्स जो है इस पर और हाइड्रोजन बॉन्ड पर क्या होते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, डिपेंड करते हैं। ओके, तो देखिए क्या होता है, जो अल्कोहल्स होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट वाले, समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या हेलो एल्केन मींस एल्किल हैलाइड से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। इसका रीजन क्या है, इनमें इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं? इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को हिंदी में कह देते हैं आप अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध।
ऐसा हाइड्रोजन बंध जिसमें एक से अधिक अणु आपस में जुड़ जाते हैं, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो जाते हैं, उसको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतर अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं। जैसे देखिए आपने कहा सर एल्कोहल में ग्रुप होता है कौन सा, OH। एल्कोहल का कॉमन फार्मूला क्या है, ROH। तो इस ROH में क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और 11th में हम पढ़ते हैं कि जहां अधिक ऋण विद्युतीय तत्व फोन में से कोई एक, फोन क्या था, F फ्लोरीन, O ऑक्सीजन और N नाइट्रोजन। तो जब किसी कंपाउंड में, जब किसी यौगिक में अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक पाया जाता है, जब किसी कंपाउंड में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में से कोई एक प्रेजेंट होता है, तो क्या होता है, बॉन्ड में पोलैरिटी आ जाती है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, विद्युत ऋणता कम है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, हाई है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। ऐसा ही अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल या दूसरे अणु में भी होगा, वहां भी क्या होगा, OH बंध के इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीजन अपनी ओर खींच लेगा, इससे इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और इस पर क्या आ जाएगा, प्लस। ऐसा दूसरे मॉलिक्यूल में भी होगा, ये लीजिए, वहां भी क्या होगा, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो होता क्या है, जिन कंपाउंड्स के अंदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट F और N में से कोई एक होता है, वहाँ ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर विड्रॉल करता है, खींच लेता है, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव यानी आंशिक ऋणावेश आ जाता है, जबकि दूसरे पर आंशिक धनावेश आ जाता है। तो जब ये किससे जुड़ता है, हाइड्रोजन से जुड़ता है, तो उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने से इस पर पार्शियल नेगेटिव आता है। अब देखिए होता क्या है, अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच में ये दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O है जिन पर माइनस चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में ये पॉजिटिव H प्लस आ जाता है, और अपोजिट चार्ज के कारण, विपरीत आवेश के कारण ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच एक आकर्षण का बल स्थापित हो जाता है। इस पर माइनस है और इस पर प्लस है, तो विपरीत आवेश या अपोजिट चार्ज के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऐसे यहाँ भी देखिए दो O के बीच में H आएगा, एक तरफ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये ऑक्सीजन के साथ एक वीक अट्रैक्शन के फोर्स से अटैच हो रहे हैं। इस वीक अट्रैक्शन के फोर्स को, इस दुर्बल आकर्षण के बल को, जिसमें दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, दो अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के बीच में हाइड्रोजन पुल की तरह, ब्रिज की तरह काम करता है, हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। तो अल्कोहल में इस हाइड्रोजन बंध से क्या हुआ, एक से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो गए। तो जब ये हाइड्रोजन बंध एक से अधिक मॉलिक्यूल्स के बीच में हो, तो इसे अंतः अणु हाइड्रोजन बंध कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। याद रहे, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड या अंतः अणु हाइड्रोजन बॉन्ड आपके वान डेर वाल फोर्स के कंपेयर में, वान डेर वाल बल के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपकी जो हाइड्रोकार्बन थी, हाइड्रोकार्बन का एक फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ। मान लीजिए CH4 ही था, आपके पास जो हेलो एल्केन थी, इसका एक फॉर्मूला आपको याद दिला देता हूँ। मान लीजिए आपका CH3Cl ही था आपके पास, ठीक है। हेलो एल्केन्स में हम क्लोराइड की बात करेंगे, ब्रोमाइड की बात करेंगे और आयोडाइड की, फ्लोराइड की नहीं करेंगे। फ्लोराइड तो फोन में से एक है ना, तो इस पर बात नहीं हो रही। इसके अलावा जो क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड है, तो उन हेलो एल्केन्स के अंदर यानी ब्रोमो एल्केन, ब्रोमो क्लोरो एल्केन और आयोडो एल्केन की बात हो रही है। और थर्ड आपका है ईथर। ईथर का एक एग्जांपल देखिए, CH3OCH3। ये तीन कंपाउंड हैं, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड और ईथर। ये तीनों जो हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अपने इक्वल मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल के कंपेयर में कम होते हैं, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं। आप देख रहे हैं कि पहले दो में
आपको FON में से कोई एक नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे। ईथर में आपको O नजर आ रहा है, लेकिन ये कहता है किस O का, F का या N का डायरेक्ट कांटेक्ट किससे होना चाहिए, H से होना चाहिए। अगर इनका कांटेक्ट H से नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। जबकि ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन का कांटेक्ट H से न होकर किससे हो रहा है, कार्बन से, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। तो दिमाग में क्लियर रखिए पिक्चर कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दो अट्रैक्शन के फोर्सेस पे डिपेंड करते हैं। एक हाइड्रोजन बंध है और दूसरा वान डेर वाल बंध है, और इनमें से हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग और वान डेर वाल क्या है, वीक है, दुर्बल है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक उतरांक ज्यादा होगा, जो वीक होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वान डेर वाल फोर्स वीक है, इसलिए हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन और ईथर के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लो है। जबकि आपका अल्कोहल में क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है जो वान डेर वाल से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा कि एक कंपाउंड है एथेनॉल C2H5OH और एक कंपाउंड है डाईमिथाइल ईथर CH3OCH3। इन दोनों में से एथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट या ये कह दीजिए बॉइलिंग पॉइंट हाई है। क्यों? एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डाईमिथाइल ईथर से ज्यादा है। क्यों? तो सीधा सा कारण है, एथेनॉल में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि डाईमिथाइल ईथर में अंतर अणु हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। अतः एथेनॉल का क्वथनांक डाईमिथाइल ईथर से अधिक होता है। भाई एथेनॉल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि डाईमिथाइल ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की एब्सेंस होती है, इसलिए एथेनॉल का क्या ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। फिर आपको साथ में क्या करना है, यहाँ पर एथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखानी है क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। ऐसा आर की जगह क्या जोड़ दो, C2H5 तो हो गया ना, C2H5OH एथेनॉल, ये भी C2H5OH एथेनॉल और ये भी C2H5OH एथेनॉल। अब एक चीज चेक कीजिए, इसमें कार्बन 2 और इसमें भी कार्बन 2, इसमें हाइड्रोजन 6 और इसमें भी हाइड्रोजन 6, इसमें ऑक्सीजन 1 और इसमें भी ऑक्सीजन 1। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अणुभार समान है, तो आप दोनों का अणुभार ज्ञात करें कितना है। एक कार्बन का होता है 12, तो दो का कितना हो जाएगा, 12 2 24, 12 दूना 24। एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 24 और 6 30। एक ऑक्सीजन का 16 या 16 होता है, सबको जोड़ो कितने आएंगे, 46 या 46। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 46 है और इसका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या है, 46 है। तो मैं यही तो समझा रहा था आपको कि दोनों का मॉलिक्यूलर वेट सेम है, बावजूद इसके भी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ईथर से ज्यादा है। क्यों? यही प्रश्न आएगा। तो सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना, एथेनॉल का फॉर्मूला लिखना, फिर डाईमिथाइल ईथर का लिखना, फिर दोनों का मॉलिक्यूलर वेट लिखना 46, फिर आप ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना एथेनॉल वाला, और फिर कहना कि एथेनॉल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसलिए सिमिलर मॉलिक्यूलर वेट वाले डाईमिथाइल ईथर के कंपेयर में इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इसका क्वथनांक अधिक होता है। ये आपका जवाब हो जाएगा। अब बीपी में दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है देखिए, ये तो बात हुई जब अल्कोहल को आप हाइड्रोकार्बन से, एल्किल हैलाइड से या फिर ईथर से कंपेयर करते हैं। सपोज मैंने आपको ये अल्कोहल दे दिए CH3CCH3OH, सेकंड देखिए CH3CHOH CH2CH3, थर्ड देखिए CH3CH3CH2OH, और फोर्थ देखिए CH3CH2CH2CH2OH। सबको टैली करें, कार्बन यहाँ भी 4 है, कार्बन यहाँ भी 4 है, कार्बन यहाँ भी 4 है और कार्बन यहाँ भी क्या है, 4 है।
सभी के पास हाइड्रोजन देखेंगे तो 10 है और सभी के पास ऑक्सीजन देखेंगे तो 1 है। सभी में OH ग्रुप है, सभी अल्कोहल है, सभी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी क्या है, सेम है। अब क्वेश्चन आ जाता है कि इन सभी अल्कोहल में जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी जो एक दूसरे के समावेशी है, जिनका जो इनकी बात करें तो एक दूसरे क्या आइसोमर है, तो सब में OH है तो सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन फिर भी सबका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट इक्वल नहीं है, क्वथनांक या गलनांक समान नहीं है। तो जब आप कैसे किया, तो पहले तो आप अल्कोहल को आइडेंटिफाई करें कि वो अल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है या तृतीयक है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है। यहाँ OH से अटैच कार्बन 3 कार्बन से घिरा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन, तो ये अल्कोहल भी कैसा अल्कोहल हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल। यहाँ OH से जुड़ा कार्बन 2 कार्बन से घिरा हुआ है, ये कार्बन कैसा 2 डिग्री, इससे OH जुड़ा है तो ये अल्कोहल भी कैसा हो गया 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। यहाँ देखिए OH से जुड़ा कार्बन इस एक के कांटेक्ट में तो कैसा कार्बन है, प्राइमरी, तो ये प्राथमिक अल्कोहल हो गया। यहाँ OH से जुड़ा कार्बन एक के कांटेक्ट में तो ये भी कैसा हो गया, प्राइमरी अल्कोहल हो गया। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास आइसोमर अल्कोहल हो, समावेशी अल्कोहल हो, तो ऐसी स्थिति में सभी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, इसलिए अब इसका आंसर हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं बनेगा। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा वान डेर वाल फोर्स पे, इस पर डिपेंड करेगा, वान डेर वाल बल पर डिपेंड करेगा। ये जो बेटा वान डेर वाल फोर्स है आपका, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो मास, द्रव्यमान, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे वान डेर वाल फोर्स का मान भी बढ़ता है। जैसे मेरे पास एक मेथिल अल्कोहल है, एक एथिल अल्कोहल है, एक प्रोपिल अल्कोहल है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, इधर से उधर जाने पर कार्बन की संख्या लगातार बढ़ रही है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं तो इनका मॉलिक्यूलर वेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वान डेर वाल कहते हैं कि वान डेर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वान डेर वाल फोर्स मॉलिक्यूलर वेट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नहीं, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है वैसे वैसे वान डेर वाल बल का मान भी बढ़ता है। बल कैसा है, आकर्षण का। जब आकर्षण बढ़ेगा तो लिक्विड से गैस बनाने के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप उनको दूर करना चाहते हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट काम करना पड़ेगा। तो मेथिल अल्कोहल से ज्यादा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल से ज्यादा प्रोपिल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट है, इसलिए वान डेर वाल फोर्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से वान डेर वाल फोर्स बढ़ा क्यों, इसका क्लेरिफिकेशन देखो। मेरे पास एक छोटा बर्तन है, 1 किलो का भगोना है, दूध गर्म करना है ना आपको, मिल्क गर्म करना है, तो 1 किलो का बर्तन है, दूसरा 2 किलो का है, तीसरा 5 किलो का है, सही है। और मेरे को क्या करना है, दूध गर्म करना है, तो मेरे को एक बात बताइए, मैं 1 किलो का बर्तन रखूं, मैं 2 किलो का रखूं, या मैं 5 किलो का बर्तन रखूं, किसको गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, किसको गर्म होने में ज्यादा टाइम लगेगा, जो 5 किलो का बर्तन है, उसको गर्म होने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया है। तो वास्तव में क्या होता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है ना बेटा, वैसे वैसे सरफेस एरिया बढ़ता है। देखो मेथिल अल्कोहल, ये मैं केवल समझाने के हिसाब से समझा रहा हूँ, रियल में इस तरह से नहीं देखते। सरफेस एरिया तो बढ़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं देखेंगे जैसे मैं लाइन खींच के समझा रहा हूँ। ऐसे ही CH3 CH2OH, देखिए लाइन मेरी थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई। प्रोपिल अल्कोहल पे जाना चाहूंगा, मेरी लाइन देखिए और भी लंबी हो जाएगी। ये लाइन जितनी लंबी हो गई यानी सरफेस एरिया उतना ही क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे बर्तन को गर्म करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो जैसे ही अल्कोहल की ब्रांचिंग हो जाती है, देखिए इस अल्कोहल को, ये 3 डिग्री अल्कोहल है और ये 1 डिग्री अल्कोहल है, इन दोनों को कंपेयर करो। आप कह रहे हो सर दोनों के पास 4-4 कार्बन है, दोनों के पास 10-10 हाइड्रोजन है, दोनों के पास 1-1 ऑक्सीजन है, लीजिए कोई इशू नहीं है। ये देखिए 1 2 3 4, आप देखिए यहाँ सरफेस एरिया इतना हो गया और यहाँ देखिए सरफेस एरिया इतना हो गया।
कहने का मतलब जब सेम मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल में, समान अनुभार वाले अल्कोहल में शाखाएं निकल जाती है, वो शाखित हो जाता है, तो अशाखित से शाखित होने पर उसका सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है, कम। और जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होता है उसका क्वथनांक भी क्या होता है, कम होता है। तो अगर आपको समावेवी अल्कोहल देंगे जिनके सबके अनुभार समान है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का सरफेस एरिया कम होने से वान डेर वाल्स फोर्स सबसे कम होगा, इसलिए इसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। 2 डिग्री इससे ज़्यादा बड़ा है, तो 2 डिग्री का सरफेस एरिया ज़्यादा होने के कारण इसका बढ़ जाएगा। 1 डिग्री में शाखित है तो उसका कम होगा, और अशाखित है तो उसका सबसे ज़्यादा होगा। यानी आइसोमर अल्कोहल में क्या ऑर्डर रहेगा, इसको ध्यान रखें। 3 डिग्री का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम होने के कारण वान डेर वाल्स फोर्स भी सबसे कम है। 2 डिग्री का इससे ज़्यादा सरफेस एरिया इसके कंपेयर में ज़्यादा है। 1 डिग्री में अगर ब्रांच्ड है यानी शाखित है तो उसका 3 और 2 डिग्री से तो ज़्यादा होगा, लेकिन जो अनब्रांच्ड है, अशाखित है, सीधी श्रृंखला वाले अल्कोहल है, उनका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो याद रहना चाहिए आपको, ब्यूटेनॉल सबसे ज़्यादा क्वथनांक या बीपी रखेगा। 2-मेथिल प्रोपेनॉल, इसका क्वथनांक इससे कम होगा। ब्यूटेन टू ऑल 2 डिग्री अल्कोहल है, इसका इससे कम होगा। और ये देखिए, ये 2-मेथिल प्रोपेन टू ऑल, इसका सबसे कम होगा क्योंकि ये 3 डिग्री है। तो बीपी और एमपी वाला पॉइंट क्वेश्चन देने वाला पॉइंट है। 2 तरह के क्वेश्चन, 3 तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट वाले अल्कोहल देगा तो किसका सबसे ज्यादा होगा, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, क्योंकि उसमें वान डेर वाल्स फोर्स सबसे ज्यादा है। सेकंड, समान अनुभार वाले अल्कोहल दे दिए, सभी आइसोमर अल्कोहल है, तो किसका सबसे ज्यादा होगा, तो 1 डिग्री अशाखित का, 1 डिग्री अनब्रांच्ड का सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया सबसे ज्यादा होने के कारण इसमें आकर्षण का वान डेर वाल्स बल सबसे ज्यादा है, जिसको तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसका बीपी सबसे ज्यादा है। और लास्ट, अगर आपको किसी हाइड्रोकार्बन से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से, एल्किल हैलाइड से या ईथर से तुलना करवाए तो उनसे ज्यादा हमेशा अल्कोहल का होगा, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो उनमें उपस्थित वान डेर वाल्स फोर्स से ज्यादा मजबूत होता है। अब हम बात करते हैं अल्कोहल की थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी पर, वो है सोल्यूबिलिटी, विलेयता। विलेयता देखेंगे जल में, वाटर में, कि वाटर में सोल्यूबल होगा या नहीं होगा। तो आइए बात करें, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारी सोल्यूबिलिटी यानी विलेयता। तो बेटा याद रहे, हाइड्रोकार्बन, ईथर और आपका एल्किल हैलाइड वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, जल में अविलय होते हैं। लेकिन अल्कोहल वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल होता है, जल में विलय होता है आसानी से। क्यों होता है बेटा, अल्कोहल में वही कौन सा समूह है, ROH, और जल में भी एक ही ग्रुप है, HOH पोजीशन, तो दोनों के पास OH ग्रुप है। तो दोनों में जो अधिक ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन है वो क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचकर उस पर आंशिक ऋणावेश आ जाएगा, और हाइड्रोजन पे क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश आ जाएगा। और दोनों जगह के दोनों ऋण विद्युतीय ऑक्सीजन के बीच में H आ गया, जो विपरीत आवेश के कारण इसके साथ ये दुर्बल आकर्षण का बल स्थापित कर लेगा, जिसको आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बंध कहते हैं। ये भी 2 अणुओं के बीच बना है, जब 2 अणुओं के बीच बनेगा तो इसको कहते हैं अंतर अणु हाइड्रोजन बंध, यानी वही इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मैंने कहा कि बोथ अल्कोहल एंड वाटर OH group is present, so intermolecular hydrogen bond is formed between alcohol and water. Due to this intermolecular hydrogen bond, alcohols are soluble in water. तो दोनों में ऋण विद्युतीय तत्व ऑक्सीजन है, अतः दोनों ही आपस में मिलकर क्या करते हैं, अंतर अणु हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसलिए अल्कोहल जल में पूर्ण रूप से विलय होते हैं। वही लिखेंगे नीचे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। तो क्वेश्चन पूछेगा
डाइमेथिल ईथर जल में अविलय है, जबकि एथिल अल्कोहल जल में विलय है। क्यों? तो जो वाटर में सोल्यूबल है इसका मतलब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और जो वाटर में सोल्यूबल नहीं है इसका मतलब वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर रहा है। तो सिंपल सा आंसर दीजिएगा बेटा कि डाइमिथाइल ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है या स्लाइटली सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पोलर नेचर है इनकी। पोलर नेचर तो उसका कंपाउंड में होगी जहां तो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्डिंग हो। तो और सी में से जाहिर बात है इसकी विद्युत ऋणता कम, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यही तो ध्रुवता होती है। तो जल भी ध्रुवीय विलायक है, यौगिक भी ध्रुवीय है, समान समान को बोलता है, तो थोड़े से डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन इनके कंपेयर में ये बहुत डिसॉल्व होंगे। क्यों? ये बनाएंगे। तो तीसरी प्रॉपर्टी और फाइनल फिजिकल प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी में मैंने आपको कह दिया कि अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल होते हैं, क्योंकि अल्कोहल वाटर के साथ इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में? एथेनॉल वाटर में सोल्यूबल है, जबकि डाइमिथाइल ईथर स्लाइटली सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, अल्कोविलय है या एविलय है। ठीक। दूसरा आपको क्वथनांक का कहा था, डाइमेथिल ईथर का क्वथनांक एथेनॉल से कम होता है। क्यों? वही इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये बात हुई हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। बोलिए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो? प्रॉब्लम जैसा कुछ है नहीं, फिर भी है तो बोलिए। नहीं है तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल स्टार्ट कर लें। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल स्टार्ट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। टॉपिक हमारा अल्कोहल के रासायनिक गुण, यानी अब हम अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं पर बात करेंगे। ये लीजिए, अल्कोहल के रासायनिक गुणों की बात करें तो बेटा अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज को, माइक्रोफोन पे आ जाऊं मैं, हम बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल की, अल्कोहल के रासायनिक गुणों की। तो देखो अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाओं को तीन भागों में बांटते हैं। अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन को तीन तरह से कैटेगराइज करते हैं। ये होता है अल्कोहल आपका, ठीक है, जैसे ये देखिए ये है आपका CH3OH मैथिल अल्कोहल है। तो पहली कंडीशन जहां ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटे, और आपको मालूम है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये अपने पास रखेगा, यानी हाइड्रोजन किस रूप में अलग होगा? H+ के रूप में। और जहां हाइड्रोजन H+ के रूप में अलग हो रहा है, यानी वहां कौन सा कैरेक्टर दिखाई दे रहा है? एसिडिक कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, अम्लीय प्रकृति दिखाई दे रही है। तो आपने कहा कि सर अल्कोहल में OH बॉन्ड जब टूटेगा तो बॉन्ड का विषमांश विखंडन होगा और अधिक विद्युत ऋणता वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा और H को H+ के रूप में जाना होगा, इसलिए यह विक्रिया अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति को व्यक्त करेगी। जहां पर बंध किसके बीच में टूटेगा? OH बॉन्ड। तो पहली कैटेगरी का नाम हो जाएगा OH बंध का विदलन, यानी जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटेगा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलूं तो मैं कह रहा हूं कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने के कारण बॉन्ड का हाइड्रोजेनिक क्लीवेज होता है, और ऐसे में बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन के पास रहते हैं, H+ के रूप में निकलता है, और जब H+ अल्कोहल से मिल रहा है यानी अल्कोहल यहाँ एसिडिक कैरेक्टर शो कर रहा है। तो ये वो केमिकल रिएक्शन होगी जहां अल्कोहल एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा जब क्या टूटेगा? आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड। इसलिए इस कैटेगरी को कह देते हैं हम क्लीवेज ऑफ, विदलन को आप बोल देंगे क्लीवेज
तो क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड मींस एसिडिक कैरेक्टर। दूसरा, ये बॉन्ड टूटे, कौन से वाला, OH को छोड़ के नहीं जाए बल्कि OC को छोड़ के जाए, तो फिर पता है यानी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ रहा हूं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में से किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये वाला पार्ट नेगेटिव और ये वाला पार्ट पॉजिटिव, तो वही बात, ये OH माइनस के रूप में निकलेगा और कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दूसरा तरीका है, यहाँ भी बंद विषमांस रूप से टूटेगा, OH की जगह OH माइनस को क्या कहेंगे यहाँ पर, जिस पर ऋणावेश होता है वो धन से प्रेम करता है यानी नाभिक से प्रेम करता है, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव से अफेक्शन रखता है, और ऐसी चीज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही। तो यहाँ पर OH हटेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल इसकी जगह आएगा, तो यहाँ एक तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी, जहाँ एक नाभिक स्नेही की जगह एक न्यूक्लियोफाइल की जगह दूसरा आएगा। तो ये बॉन्ड कौन सा तोड़ा आपने, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो दूसरी कैटेगरी की रिएक्शन हो जाएगी CO बंध का विदलन यानी क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। और अल्कोहल की तीसरी रिएक्शन बड़ी स्पेशल होने वाली है, इस रिएक्शन में दो बॉन्ड टूटने वाले हैं आपके, दोनों तरफ से हाइड्रोजन हटने वाले हैं बेटा, दोनों तरफ से कौन हटने वाले हैं, हाइड्रोजन हटने वाले हैं, यानी एक तरफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा और एक तरफ क्या टूटेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। जब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो किसका टूट रहा है, एल्किल ग्रुप का, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है तो किसका टूट रहा है, OH ग्रुप का। तो क्या हो रहा है, ये वो रिएक्शन है जिसमें एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा और OH ग्रुप भी पार्टिसिपेट करेगा। तो थर्ड कैटेगरी की रिएक्शन हो जाएगी रिएक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप, यानी एल्किल समूह व OH समूह की अभिक्रियाएं। ऐसे तीन तरह से हम अल्कोहल की अभिक्रियाओं को क्लासिफाइड करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं इस वाली अभिक्रिया की, यहां से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। OH बंध का विदलन, क्लीवेज ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड मींस द केमिकल रिएक्शन इन विच अल्कोहल एक्सप्रेस इट्स एसिडिक कैरेक्टर। ये वो रासायनिक अभिक्रिया है जहां अल्कोहल अम्ल की तरह व्यवहार करता है। बेटा अगर लिटमस पेपर के साथ बात करें ना तो याद रहे आपको, अल्कोहल लिटमस पेपर के साथ न्यूट्रल होता है, लिटमस पेपर के प्रति ये उदासीन होता है, ना नीले को लाल यानी ब्लू को रेड नहीं करता और रेड को ब्लू यानी लाल को नीला भी नहीं करता, यानी लिटमस पेपर के साथ ये क्या है, ये आपका उदासीन होता है। तो अल्कोहल उदासीन प्रकृति के यौगिक होते हैं जो लिटमस पेपर पे कोई प्रभाव नहीं डालते, न्यूट्रल नेचर के हैं, लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां ये एसिड की तरह बिहेव करते हैं, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए बात स्टार्ट करें हमारी ए कैटेगरी की रिएक्शंस पर। OH बॉन्ड का डिसोसिएशन जहां होगा, OH बॉन्ड का क्लीवेज जहां होगा। देखिए आपको एक बात बताएं, ये है आपका अल्कोहल और ये है आपका वाटर, ये दो चीजें आपके पास, ओके। दोनों में कौन सा ग्रुप है, OH। आपने पढ़ा है सर जल भी लिटमस पेपर के साथ न्यूट्रल होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। प्योर वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है, pH 7 होती है, 10th में पढ़ लेते हैं। और अल्कोहल भी उसके साथ क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। अब देखिए हमने 11th में पढ़ा था कि किसी भी अम्ल की प्रबलता उसके वियोजन स्थिरांक के समानुपाती होती है। कोई भी एसिड कितना स्ट्रॉन्ग होगा ये उसके डिसोसिएशन कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। अम्ल के उस डिसोसिएशन कांस्टेंट या वियोजन स्थिरांक को आप Ka कहते थे। किसी अम्ल की प्रबलता, किसी अम्ल की स्ट्रेंथ इस Ka के समानुपाती होती है, यानी Ka का मान जितना ज्यादा होगा ना आपका अम्ल भी क्या होगा, उतना ही प्रबल अम्ल होगा, ठीक है बेटा। जल के लिए Ka का मान होता है
करीब 10 की पावर माइनस 14, और अल्कोहल के लिए Ka का मान होता है करीब 10 की पावर माइनस 16। ठीक है, Ka की ये वैल्यू 10 की पावर माइनस 16 10 की पावर माइनस 14 से क्या है, कम है। तो अल्कोहल के लिए Ka की वैल्यू वाटर से कम है, इसलिए अल्कोहल वाटर के कंपेयर में दुर्बल अम्ल है। जिसके लिए Ka का मान ज्यादा होगा वो प्रबल अम्ल बन जाएगा, जिसके लिए Ka का मान कम होगा वो क्या होगा, दुर्बल अम्ल। तो दोनों के लिए जब Ka का मान है उसकी तुलना करते हैं, तो अल्कोहल के लिए Ka का मान जल के लिए Ka के मान से क्या होता है, कम होता है। इसीलिए मैंने कहा कि अल्कोहल का Ka कम है, इसलिए ये एक वीक एसिड है। वीक क्यों होता है, रीजन बताता हूं आपको। हाइड्रोजन का कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन एल्किल समूह जो होता है वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, प्लस आई इफेक्ट रखता है। लास्ट ईयर 11th क्लास में आप पढ़ते थे प्रेरण प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट। ये प्रेरण प्रभाव क्या कहता है आपको, ये इंडक्टिव इफेक्ट ये कहता है कि जब किसी कार्बन श्रृंखला के सिरे पर कोई नया सब्स्टिट्यूट आता है तो क्या करता है, उस चेन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचता है या फिर उस पर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो किसी दूसरे के आने से कार्बन चेन में क्या हो जाए, या तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाए या घट जाए। इस प्रभाव को ही प्रेरण प्रभाव या प्रेरण प्रभाव कहते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। दो तरह का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आने वाला आप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे तो वो आपके लिए पॉजिटिव है। आने वाला आप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा दे तो वो धनात्मक प्रेरण प्रभाव है, और आने वाला आपको देने की बजाय आपके ही इलेक्ट्रॉन खींच ले तो उसका इफेक्ट आपके लिए नेगेटिव है, ऋण प्रेरण प्रभाव है। तो बेटा आर एल्किल समूह को कहते हैं और इनका प्रभाव प्लस आई होता है, यानी ये जहां भी आते हैं वहां इलेक्ट्रॉन घनत्व को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने आपको कहा कि वाटर में जो हाइड्रोजन है इसका आई इफेक्ट नहीं होता, इसमें कोई प्रेरण प्रभाव नहीं होता। लेकिन अल्कोहल में आर का पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, यानी ये अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है। ऑक्सीजन क्या है, ये एक ऋण विद्युतीय तत्व है, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जो ऋण विद्युतीय तत्व या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उनको इलेक्ट्रॉन पसंद होते हैं, उनको कहीं से भी इलेक्ट्रॉन मिले वो इलेक्ट्रॉन को लेने की इच्छा रखते हैं। तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, एल्किल ग्रुप ने दे दिए। तो जब इसकी इलेक्ट्रॉनों की जो हंगर थी, जो भूख थी ऑक्सीजन की, उसको इस एल्किल ने क्या कर दिया, उसकी भरपाई कर दी, उसको मिटा दिया। तो क्या ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। अगर वो इसको एल्किल से मिल गए तो ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। अच्छा, जब तक ऑक्सीजन OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नहीं खींचेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तब तक क्या H पे प्लस चार्ज आएगा, नहीं आएगा। ये तो तभी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन O ले जाएगा। तो जब तक ये OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर नहीं खींचेगा तब तक H प्लस के रूप में अलग नहीं होगा। जब तक H प्लस अलग नहीं होगा वो कंपाउंड आपका एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करेगा, अम्लीय प्रकृति को व्यक्त नहीं करेगा। तो बेटा अल्कोहल जल की तुलना में दुर्बल अम्ल होते हैं, क्योंकि अल्कोहल में एल्किल समूह के धन प्रेरण के प्रभाव के कारण OH समूह के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और इसकी OH बन के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे H+ के रूप में आसानी से अलग नहीं हो पाता, अर्थात अम्लीय प्रकृति कम होती है। मैंने कहा इन अल्कोहल्स ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्किल ग्रुप electron density increases on oxygen of OH group. So the tendency of oxygen to withdraw the electron from OH bond decreases. That's why the acidic character of alcohol also decreases. इसका मतलब जैसे जैसे एल्किल समूह बड़ा होगा या जैसे जैसे एल्किल समूह का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, वैसे वैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे,
जैसे जैसे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने की यानी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम होगी, यानी इसका अम्लीय व्यवहार कम होता जाएगा। इसका मतलब मुझे कोई अगर कहे कि मेरे पास एक मैथिल अल्कोहल है, मेरे पास दूसरा एथिल अल्कोहल है, मेरे पास तीसरा क्या है, ये प्रोपेनटोल आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, और मेरे पास चौथा टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल है। ये डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल मेरे पास हैं, सही है। तो क्या होगा, यहां देने वाला एक है, यहां दो है, यहां ये सब मिलके देंगे, और यहां भी देखिए ये सब देंगे। तो क्या होगा, जैसे जैसे आप मैथिल अल्कोहल से टर्सरी अल्कोहल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे एल्किल ग्रुप्स बढ़ रहे हैं, इसलिए प्लस आई इफेक्ट या धन प्रेरण प्रभाव भी बढ़ेगा, और ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, घनत्व जो है वो भी बढ़ता जाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन इधर से मिलते जाएंगे इसकी H को H+ के रूप में छोड़ने की टेंडेंसी उतनी कम होती जाएगी, यानी मैथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा अम्लीय होगा और 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम अम्लीय होगा। तो जैसे जैसे अल्कोहल का अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे एल्किल समूह बड़ा होने से उसका धन प्रेरण प्रभाव बढ़ेगा और अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कम होती जाएगी। जैसे जैसे अल्कोहल का मोलिकुलर वेट बढ़ेगा, एल्किल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलेंगे, उसकी OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी कम होगी और उसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होती जाएगी, यानी टर्सरी अल्कोहल सबसे कम एसिडिक होते हैं। तो जो पहली कैटेगरी की अभिक्रिया है इनमें सबसे ज़्यादा क्रियाशीलता किसकी होगी, मैथिल अल्कोहल की। सबसे कम क्रियाशीलता किसकी होगी, 3 डिग्री अल्कोहल की। ये बात आपको समझ लेनी है। रिएक्शन मैंने नहीं पढ़ाई है, आज मैंने आपको केवल इतना बताया है कि OH बंध का विदलन जहाँ होता है, यानी एसिडिक कैरेक्टर वाली जो रिएक्शन है अल्कोहल की, उनमें अल्कोहल का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने आपको सिंपली बताया, जो मैं फिर से दोहराता हूँ, अल्कोहल के वियोजन स्थिरांक, पहले हिंदी मीडियम के लिए बोल रहा हूँ, अल्कोहल के लिए वियोजन स्थिरांक के A का मान जल के वियोजन स्थिरांक से भी कम होता है, अतः अल्कोहल जल की तुलना में भी एक दुर्बल अम्ल है। ऐसा अल्कोहल में उपस्थित एल्किल समूह के धन प्रेरण प्रभाव के कारण होता है, जिसके कारण OH समूह के ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की OH बंध के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति कम हो जाती है, अर्थात H का H+ के रूप में अलग होना कठिन हो जाता है, जिससे अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति कम होती है। जैसे जैसे एल्किल समूह में कार्बन बढ़ते हैं या एल्किल समूह की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे धन प्रेरण प्रभाव भी बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता जाता है और इसकी OH बंध के इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति उतनी ही कम होती जाती है, यानी अम्लीय प्रकृति कम होती जाती है। अतः 3 डिग्री अल्कोहल सबसे कम अम्लीय होती हैं और मैथिल अल्कोहल सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुनिए, क्या कह रहा हूँ आपको कि the dissociation constant of alcohol is less than water. So alcohol is weak acid in compared to water. It is due to plus I effect of alkyl group. Due to plus I effect of alkyl group, the electron density increases on the oxygen atom of OH group. So due to increase in electron density, the tendency of oxygen to withdraw the electron from OH bond decreases. That's why it is difficult to remove the H in the form of H+, so acidic character decreases. It means as the number of alkyl group or the size of alkyl group increases, the plus I effect is also increases, so the electron density of oxygen is also increases and the tendency of hydrogen remove in the form of H+ ion also decreases, means acidic character decreases. That's why methanol is most reactive alcohol towards
this kind of reaction in which OH bond cleavage takes place, means methanol is most acidic and 3 डिग्री least acidic, सबसे कम एसिडिक होता है। तो ये एसिडिक कैरेक्टर पे बात हुई।